नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है दो वक्त की रोटी। बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है सब कुछ, लेकिन न तो माँ जैसी जन्नत मिलती है और न ही पिता जैसा साया। अरे ओ सासू माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी मेरी सहेलियाँ किटी पार्टी के लिए आए तो उनके सामने यूं बार बार खासा मत करो। अच्छा लगता है क्या कोई घर में आए और आप हर समय खांसती ही रहती हो? तुम्हें पता भी है, तुम्हारी खांसी की आवाज से परेशान होकर मेरी सहेलियां यहाँ से जल्दी चली जाती हैं। और एक मेरी सहेली तो यह भी कह रही थी कि पिछली किटी पार्टी में भी तुम्हारी सासू माँ ऐसे ही खांस रही थी। अब तक उनकी खांसी ठीक नहीं हुई क्या? कहीं उन्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है? लगता है हमें तो यहाँ आना ही बंद करना पड़ेगा। और पायल, अपने परिवार का ध्यान रख, वरना कहीं इनकी वजह से तेरे बच्चों को कोई बीमारी ना लग जाए। सासू माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि आप अपने कमरे से बाहर ही मत निकला कीजिए। पायल गुस्से से अपनी सास मालती जी से बोली। पीछे से रवि भी अपनी पत्नी पायल से बोला, पायल, मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ कि माँ को कोई भी बात समझाना बेकार है। उन्हें समझाना मतलब दीवार में सर मारने के बराबर है। तुम बेकार में ही उन्हें समझाने में अपना समय बर्बाद करती हो। ये घर में यूं ही खांसते खांसते घूमती रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसना चाहिए। घर में दो छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम इनके बारे में ही सोच लेती। मगर नहीं, इनसे अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। मालती जी सहमी हुई सी बोलती है कि बेटा, न तो तुम दोनों के पास मेरे लिए थोड़ा सा समय है और ना ही तुम लोग मेरे इलाज के लिए पैसा लगाते हो। मैं तो घर के घरेलू नुस्खे कर करके थक गई हूँ, मगर खांसी में कोई आराम ही नहीं पड़ता। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते, उल्टा मुझी से कहते हो कि खांसा मत करो। भला कोई जानबूझकर भी खांसता है क्या? तुम ही बताओ। कितनी बार कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास दिखा लाओ, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया माँ की फिक्र ही कहाँ है। पायल हाथ जोड़ कर बोली, माँ जी, आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी मेहरबानी कीजिए। हाँ, नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे भी दो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करें या आपके पीछे पैसे लुटाएं। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती हैं और कोई काम तो है नहीं आपको। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मालती जी बोली, बहू, अब तक तो सारे घर का काम तुम मुझसे ही करवाती आई हो। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र निकाली है। अपने खून पसीने, अपनी मेहनत से घर का एक एक कोना सजाया है। घर की साफ सफाई से लेकर रसोई भी संभालते आई हूँ मैं। मगर आज जब इतने दिनों से यह बुढ़िया खासे जा रही है तो किसी को रत्ती भर भी फिक्र नहीं है मेरी। रवि बोला, माँ पायल बिल्कुल सही कह रही है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। रवि कहता है कि आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। मालती जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वह यह सुन लेते तो जीते जी ही मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा था तो कभी तेरे दादा दादी को नजरअंदाज नहीं किया था, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका यह अर्थ नहीं कि वह बुजुर्गों को मरने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने यह सब कहकर यह साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मालती जी अपने कमरे में जाकर आंसुओं से भरी आंखें लिए अपनी टूटी फूटी चारपाई पर जाकर बैठ गईं।
अपने बेटे बहू के ऐसे शब्द सुनकर उनका कलेजा छलनी हुए जा रहा था। वह मन ही मन कहने लगी, भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है। अभी 2 दिन पहले की ही तो बात है, जब मालती जी अचानक पायल के कमरे में पहुंच गई थी। तब अचानक मालती जी को देख पायल के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने के हार का डिब्बा गिर गया, जिस पर लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे पायल, यह गिफ्ट तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से है। पायल अचानक से सासू माँ को अपने कमरे में देखकर एकदम से घबरा गई और घबराहट में चोरी से अपने गिफ्ट को उठाने लगी और कहने लगी, सासू माँ, क्या आपको इतनी भी तमीज नहीं कि किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाजे को खटखटाते हैं। यह सब कहते हुए पायल ने अपना फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में चोरी से रख दिया और सकपका कर बोली, माँ जी, आप क्यों मेरे कमरे में आ गई? क्या काम था? मुझे बाहर ही बुला लिया होता। मालती जी पायल के कमरे से बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का हार उपहार देने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी माँ का इलाज कराने के लिए नहीं। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं? मालती जी भरे हुए गले से बोली, आज मैं बेटे पर इतनी बोझ बन चुकी हूँ कि वह मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्च हो जाता होगा। रवि के पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने तो कोई नया कपड़ा तक नहीं खरीदा है। इनके पास तो मेरी दवाई तक के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं ही उल्टा घर का सारा काम करती हूँ, वह अलग। फिर भी मैं इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। यह सोचकर वह बहुत रो रही थी। मैंने तो सोचा था रवि के पिताजी के मरने के बाद यह दोनों मेरा सहारा बनेंगे। इतने अपमान सहने के बाद उनकी हिम्मत हारने लगी थी। उन्हें अपने बेटे रवि के बचपन के दिन याद आ रहे थे। रवि माँ मालती जी और पिता हरि प्रसाद जी का इकलौता लाडला बेटा था। हरि प्रसाद जी हमेशा कहते थे, देखना मालती, एक दिन रवि पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। एक दिन यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। रवि केवल 8 वर्ष का था और हरि प्रसाद जी का निधन हो गया, मगर मालती जी ने लोगों के घर में काम करके और थोड़ा बहुत सिलाई बुनाई करके रवि की पढ़ाई किसी न किसी तरह पूरी कर दी थी, क्योंकि मालती जी पढ़ी लिखी तो थी नहीं जो नौकरी ही कर लेती। समय बीतता गया। आगे चलकर रवि का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे पढ़ाई तो पूरी कर ली, मगर उसकी नौकरी नहीं लग पाई, जिस कारण से उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। मालती जी ने रवि की कुछ समय बाद शादी करवा दी। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे बहू पायल ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। 2 बच्चों के जन्म लेने के बाद घर का काम करना तो दूर, रसोई में धीरे धीरे जाना ही बंद कर दिया था। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसने मालती जी के कंधों पर डाल दी। शुरू में तो मालती जी भी अपने पोता पोती के मोह में घर का काम करती रहती थी। मालती जी के कुछ भी कहने पर पायल जोर से चिल्लाने लगती थी और बात का बतंगड़ बना देती थी। रवि के ऑफिस से आते ही उसके भी कान भर देती थी। समय के साथ साथ रवि भी पायल के रंग में रंगने लगा और मालती जी को जो मुंह में आता वह बकने लगा। मालती जी तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज अपने बेटे बहू के मुंह से इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो पा रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। फिर भी मालती जी मन मसोर कर कुछ नहीं कहती थी। एक दिन मालती जी घर के पास ही एक पार्क में बेंच पर बैठी थी। तभी वहां पर एक वृद्ध महिला आई। उन्होंने कहा, अरे मालती, तुम यहाँ? मालती जी कहती हैं, बहन जी आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं।
तभी वृद्ध महिला कहती है, अरे मालती, तुम्हारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। तुम अपने बचपन की सहेली सुलेखा को भूल गई। कौन सुलेखा? मालती जी उस महिला को बड़ी आशंकित भरी नजरों से देख रही थी। अरे मालती, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली, तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी, शायद तुम भूल गई। मालती जी को जैसे ही अपनी बचपन की सहेली सुलेखा के बारे में याद ताजा होती है, उसका जी भर आता है। सुरेखा जी मालती जी से पूछती है, क्या हुआ मालती, घर में सब ठीक तो है? मालती जी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती और अपनी सहेली सुरेखा के आगे फूट फूट कर रोने लगती है। सुरेखा के ज्यादा पूछने पर वह उसे अपनी आप बीती बता देती है। मालती जी बीमार तो थी ही, साथ में उनका शरीर भी काफी कमजोर हो चुका था। यह सब देखकर सुरेखा बड़ी ही आश्चर्यचकित होती है और वह कहती है, अरे मालती, तुम तो बेवजह ही इतना घबरा रही हो। शहर में बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जो वृद्ध लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं और उनसे एक भी पैसा नहीं लेते। सुरेखा जी मालती जी से कहती हैं, ऐसा करना, तुम कल इसी समय मुझे यहीं मिल जाना, मैं तुम्हें शहर अस्पताल में लेकर चलूंगी। अगले दिन दोनों वृद्ध महिला शहर अस्पताल के लिए निकल जाती हैं। मालती जी के बहू बेटों को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि वह घर में है या घर से बाहर। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचती हैं, वहां पर उन्हें एक डॉक्टर दंपति मिलते हैं जिनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। वह मालती जी से पूछते हैं, क्या हुआ माता जी, क्या आप समय पर खाना नहीं खाती और न ही समय पर दवाई लेती हो? इतना कहते ही देर नहीं की सुरेखा जी मालती जी के विषय में डॉक्टर दंपति को सब कुछ बता देती है। दोनों दंपति मालती जी की कहानी सुनकर बड़े ही दुखी होते हैं और कहते हैं, माता जी, आप बुरा न माने तो हम दोनों आपसे एक बात कहना चाहते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ यहीं शहर में रह सकती हैं। हमारे भी माता पिता नहीं हैं, इस तरह आपकी भी सेवा हो जाएगी और हमें भी माता का सुख प्राप्त हो जाएगा। मालती जी कहती हैं, पर पता नहीं बेटा, मुझे कौन सी बीमारी हो गई है जो हरदम मुझे खांसी आती रहती है। अगर मैं तुम लोगों के साथ रहने गई तो हो सकता है कल को यह बीमारी तुम्हारे बच्चों को भी हो जाए। नहीं बेटा, मैं यही ठीक हूँ, मालती जी कहते हुए। इनमें से एक लेडी डॉक्टर कहती है, माता जी, आप तो खामखा ही घबरा रही हैं। आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस एलर्जी वाली खांसी हो गई है। आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसलिए आप धूल मिट्टी से जरा दूर ही रहिएगा और अगर घर में सफाई करनी भी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेट कर कीजिएगा। मालती जी कहती हैं, डॉक्टर साहिबा, मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ? मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती है। ऐसे तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेटकर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, माँ जी, आपको इस उम्र में बहू के होते हुए यह सब कामों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए, आपको कितनी ज्यादा खांसी हो गई है जो रुक ही नहीं रही। फिलहाल मैंने आपको दवाइयाँ दे दी हैं, मगर आपको एक हफ्ता रोज यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आप में हो रहे बदलाव को देख पाऊं। आप शायद जानती नहीं, 1 महीने से ऊपर की खांसी जानलेवा भी हो सकती है, जिससे कि आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। मालती जी बोली, डॉक्टर साहिबा, वैसे भी जान की किसको पड़ी है? मेरी जान अगर चली भी गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में है ही कौन? खास खास कर बुरा हाल हो गया था, इसलिए आ गई इलाज करवाने, वरना अपने आप से लगाव तो कब का खत्म हो चुका है। महिला डॉक्टर को मालती जी की बातों से आभास हो चला कि वे बहुत दुखी हैं। मालती जी अब रोज उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि
उन डॉक्टर साहिबा का नाम सीमा है और वे दोनों पति पत्नी यहाँ शहर में थोड़े दिनों के लिए ही समाज सेवा करके वापस अपने शहर लौट जाएंगे। मालती जी की डॉक्टर साहिबा से अच्छी मित्रता हो गई थी। उनकी खांसी में भी आराम पड़ गया था। माँ मालती जी को बड़े ही प्यार से माँ कहती थी। मालती जी डॉक्टर सीमा के बच्चों को भी खूब प्यार करती और कभी कभी उनके लिए घर से कुछ पकवान बनाकर भी लाती जो दोनों बच्चों को बहुत पसंद आते। मालती जी ने भी अब अपने मुंह से डॉक्टर सीमा को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। मालती जी बोली, सीमा बेटी, अगर तुम ना होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मेरे बेटा बहू तो मुझ पर एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाहते। सीमा बोली, माँ जी, ऐसे बेटे बहू को तो आपको सबक जरूर सिखाना चाहिए। मालती जी बोली, बेटी, अब इस उम्र में मैं क्या सबक सिखा पाऊंगी। सीमा बोली, माँ जी, आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है ताकि वह किसी पर निर्भर ना रहे, और ऐसे में बेटे बहू को भी यह दिखा देना चाहिए कि वे अपने माँ बाप को कभी भी कमजोर समझने की गलती न करें। मालती जी को सीमा की यह बात बिल्कुल सही लगी। सीमा मालती जी के जाने के बाद सोचने लगी, काश मैं माँ की कुछ मदद कर पाती। दोनों बच्चे मालती जी के साथ बहुत घुल मिल गए थे। यह देखकर सीमा मालती जी से दोबारा अपने साथ चलने के लिए कहती है। सीमा कहती है कि माँ जी, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। सीमा ने मालती जी से हमेशा के लिए अपने साथ दूसरे शहर चलने के लिए कहा। सीमा बोली, माँ जी, हम दोनों दंपति का तो अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहां आकर मेरे बच्चों रसोई का काम संभाल ले तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ आपके ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। मालती जी पहले तो सोच में डूब गई, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने 40 साल दे दिए थे, मगर फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए। वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाना और आत्मसम्मान से जीना। मालती जी ने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि वह जानती थी कि उनके इस फैसले से उनके बेटे बहू पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मालती जी उनके लिए घर में एक पुराने सामान के अलावा कुछ भी नहीं थी। मालती जी भी अब सम्मान की रोटी खाना चाहती थी। सीमा ने तुरंत उनकी जाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे मालती जी में एक आस सी जग गई थी, उनमें अब आत्मसम्मान की भावना जगने लगी थी, जिससे मालती जी बहुत खुश थी। सीमा मालती जी को उनके घर से अपना सामान और उनके कपड़े लाने के लिए कहती है। मालती जी उदास मन से कहती है कि बेटा, जिस दिन से रवि के पिताजी का देहांत हुआ है, उस दिन के बाद से उन्होंने मुझे एक कपड़ा तक नहीं दिलवाया। मेरे पास जो भी फटे पुराने कपड़े हैं वह रवि के पिताजी के ही दिलवाए हुए थे। सीमा ने अपने शहर पहुंचकर मालती जी को कुछ सूती साड़ियां दिलवा दी। मालती जी दूसरे शहर जाकर वहां रस बस गई। दोनों दंपति का इतना प्यार और स्नेह देखकर उन्हें लगा ही नहीं कि वह पराये लोगों के बीच में है। पूरे दिन वे बच्चों को और रसोई संभालती और बदले में पैसे और सम्मान दोनों पाती। मालती जी के खुद के बेटे बहू ने कभी उनकी खबर तक नहीं ली, मगर यह दोनों डॉक्टर दंपति ने मालती जी को माँ की तरह सम्मान दिया। दोनों ने मालती जी को अपनी माँ जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर मालती जी ने भी
कभी अपने स्वार्थी बेटे और बहू को याद नहीं किया। मालती जी यहाँ बहुत खुश थी और ऐसे ही समय बीतता गया। लगभग 8-10 वर्ष हो गए। मालती जी को कभी लगा ही नहीं कि वह पराए शहर पराए लोगों के बीच में है। एक दिन अचानक उनके बेटे रवि का उनके पास फोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ, मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया है और मेरे सिर पर लाखों का कर्ज है। अगर तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देती तो मैं कुछ हिस्सा बेचकर अपना कर्ज चुका देता। रवि थोड़ा हिचकिचाते हुए से बोला, प्लीज माँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे पास बस 10-15 दिन का ही समय है। अगर मैं समय पर कर्ज नहीं चुका पाता तो मुझे जेल हो जाएगी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हमने आपका हर पल तिरस्कार किया। शायद भगवान ने हमें हमारे कर्मों की सजा दी है। मुझे माफ कर दो माँ, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा है। मालती जी इतने सालों बाद अपने बेटे की आवाज सुनकर कुछ देर तो बोली ही नहीं, मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज रह सकती है? आखिर है तो माँ ही। मालती जी कहती हैं, बेटा फिक्र मत करो, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। मेरे बचे हुए पैसों में से कुछ पैसे तुझे भेज दूंगी ताकि तू अपने कर्ज से थोड़ा बहुत मुक्त हो सको। रवि बड़े ही शर्मिंदा हुए कहता है, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मालती जी फोन रखकर सोचने लगी। इतने सालों बाद बेटे का फोन आया, वह भी जरूरत के लिए। खैर, उन्होंने सीमा से कहकर अपने अकाउंट में से 2 लाख रुपए निकलवाए जो उन्होंने जमा कर रखे थे और अपने बेटे को भिजवा दिए। रवि उन पैसों से अपने कर्ज की थोड़ी बहुत भरपाई कर पाया। जो रवि और पायल कभी अपनी माँ को सम्मान न दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना काम करवा पाए। मालती जी यहाँ पराए शहर में बहुत खुश थी, क्योंकि वह अब आत्मसम्मान की रोटी जो खाती थी, न कि बेटे बहुओं के टुकड़ों पर पलती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उन्हें नया मौका देगी। वे तो यही सोचकर हिम्मत हार गए थे कि शायद अब पूरी जिंदगी बेटे बहू के ताने सुनने पड़ेंगे, मगर भगवान ने उन्हें फिर से नया मौका दिया था, नई जिंदगी दी थी जो वे आत्मसम्मान के साथ गुजर बसर कर रही थी। दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।